तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इंटरमीडिएट की एग्जाम है तो उसकी तैयारी तो आपको बेहतर तरीके से करनी ही पड़ेगी। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 5 में एम्पियर सर्किटल लॉ अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके जो एप्लीकेशंस हैं अर्थात एम्पियर के परिपथीय नियम के जो अनुप्रयोग हैं उससे संबंधित भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। बायो सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डेरिवेशन भी टफ होता है। तो डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने होते हैं और बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी प्रश्न जरूर बनते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में बात की थी, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कैसे ऑस्टेड ने प्रयोग करके सिद्ध किया कि कोई चार्ज मूव कर रहा हो अर्थात आवेश गति कर रहा हो तो उसके चारों ओर कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ। उसके बाद लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 ऐसे करके हमने बायो सेवर्ट नियम और उसके सारे अनुप्रयोग आपको सिखा दिए। ठीक है, और आज हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम सीखने वाले हैं और इसके अनुप्रयोगों से संबंधित भी लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सीरीज चल रही है। जो भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकता है या वीडियोस के ऑप्शन में जाएगा तो उसको सारे वीडियोस लाइव इनमें ऑप्शन पे जाएगा तो उसको सारे वीडियो मिल जाएंगे और उन वीडियो लेक्चर को देख लेना है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको जो बातें मैं यहाँ पर बताऊं वो आपको कुछ समझ में कम आए क्योंकि पिछले लेक्चर से जुड़ी हुई बातें होती है। फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता रहता है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। यस, माय नेम इज आनंद अवस्थी एंड दिस इज योर क्यूट सा ब्यूटीफुल सा चैनल संकल्प वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम बोलते हैं इसे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, भगना नहीं है। वीडियो को पूरा देख करके जाएं ताकि आप कुछ सीख सकें, है ना। सीरियस होकर के पढ़ाई करो। इंटरमीडिएट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की साथ में जेईई और नीट का भी लक्ष्य बना रखा है तो ऐसे छोटे छोटे डेरिवेशंस को तो पहले कवर करो और फिर उसके बाद आप इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो जिससे आप अच्छे प्रोग्रेस कर पाओ, अच्छे अच्छे मार्क प्राप्त करो। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करते हैं। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में आप लोगों ने सीखा था गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय क्या थी भाई? अगर कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम से हम लोग E इज इक्वल टू क्यू अपान में, E इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट बोल लो। इसके द्वारा हम लोगों ने निकाला था E इज इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कूलाम के नियम से निकाल लेते थे। लेकिन जब कोई सिमेट्रिक बॉडी होती थी, मान लो कोई ठोस चालक हो गया, प्लेट हो गई, है ना, कोई आयताकार समतल चादर प्लेट हो गई, छड़ हो गई, जिसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, उन स्थितियों में हम किसके नियम को यूज करते थे? तो गॉसियस लॉ को यूज करते थे। याद करिए, गॉसियस लॉ याद है सभी को। उसमें क्या था? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये था। यहां पर हम लोग फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे। उससे बद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। गुजरने वाला जो फ्लक्स होता था, वो गुजरने वाला फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं, और वैद्युत फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा हुआ करता था। तो फाई इज इक्वल टू उस
बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। अगर इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं, किसकी, गॉसियस थ्योरम की, जो थ्योरम है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, निर्वात में स्थित किसी भी बंद लूप से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित, उसके भीतर, ठीक है, उससे बद्ध उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें सिग्मा लगा होता है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो। यहां से ये पॉइंट क्लियर है। तो किसी सिमेट्रिक बॉडी के लिए हम ये नियम अप्लाई करते थे। ठीक वैसे ही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है मैग्नेटिज्म में, तो बायो-सेवर्ट लॉ आए, बायो-सेवर्ट लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन किसी सिमेट्रिक बॉडी के लिए अगर हो जाए, उसमें कई सारी करंट हो जाए, एक तार में प्रवाहित हो रही आई एम्पियर की धारा, तब तो बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन कई सारी धाराएं हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारी करंट फ्लो हो रही है एक किसी जगह पर, और उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना होगा, तब हम किसको लेकर के आएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, ये तो दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी सीखी तो इलेक्ट्रिसिटी में कूलाम का नियम, फिर गॉस का नियम, वैसे ही यहां पर मैग्नेटिज्म में पहले बायो-सेवर्ट का नियम और फिर एम्पियर का नियम। ठीक है, तो एम्पियर का परपथी नियम गॉस के नियम से मैच करता है। बस ये मैग्नेटिज्म के लिए है और वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए था। क्लियर? चलिए, एम्पियर के सर्किटल लॉ को अब हम समझते हैं। एम्पियर के सर्किटल लॉ को समझते हैं। चलिए बात करते हैं, तो क्या है एम्पियर का सर्किटल लॉ। आइए देखो, है क्या, मान ले रहे हैं यहां पर कोई करंट है, कोई करंट है जो अंदर की ओर है, ऐसे अंदर की ओर जा रही है। ठीक, ऐसे तो क्रॉस का निशान लगा दिया, धारा की दिशा जो है वो अंदर की ओर है। कोई करंट बाहर की ओर आ रही है, इसके विपरीत, कैसे भी मान लो, 2 3 4 5 जो भी करंट माननी है मान लो। मैं यहां पर मेजर कर ले रहा हूं कि ये दूसरी करंट है जो बाहर की ओर आ रही है। दो दो तार हैं यहां पर, कंडक्टर क्या है, दो चालक हैं, और दोनों चालकों में धारा प्रवाहित हो रही। इसमें धारा मान लिया प्रवाहित हो रही I1 और इसमें धारा प्रवाहित हो रही I2। इसमें धारा बाहर की ओर आ रही, इसमें धारा अंदर की ओर जा रही है। और इससे कुछ दूरी पर, यहां पर बिंदु P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र बताना है। कैसे बताओगे? क्या बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, फिर इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे? अगर ऐसा काम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मान लो यहां तो 2 तार है, 4 5 तार हो, तब क्या होगा, कई धाराएं निकल रही हो, तब कैसे करोगे? तो इसके लिए एम्पियर के परपथीय नियम हम अप्लाई करते हैं और कोई एक सिमेट्रिक बॉडी बनाते हैं। 2D बॉडी होनी चाहिए। 2D बॉडी का मतलब है द्विविमीय आकृति, उसमें वृत्त हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, बस गोला नहीं लेना है, गोला नहीं लेना है, घन नहीं लेना है ना, ऐसे क्यूब जैसी चीजें आपको नहीं लेनी है। तो यहां पर हम कैसे निकाले बिंदु P पर? तो एम्पियर कहते हैं ऐसे करंट है, तो इसी को लेकर के इससे जाता हुआ एक लूप बनाइए, इससे जाते हुए एक लूप की कल्पना कीजिए। इसे क्या बोलते हैं? जैसे वहां पर होता था गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, ठीक वैसे ही यहां पर इसे बोलेंगे एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप। समझ रहे हो? एम्पियर्स लूप, है ना, या कह लो एम्पियर का पृष्ठ। ठीक, ऐसे ये पूरा होगा। कहां से? बिंदु P से जाते हो, क्योंकि यहां पर हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। किनके? दो करंट के कारण, I1 और I2 के रीजन से। तो ये कैसे अप्लाई होता है, पहले मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं कि अप्लाई कहां पर करना है, कैसे एम्पियर ने समझाया। एम्पियर ने कहा कि हमें इन दो करंट के कारण बिंदु P पर निकालना है, तो बायो-सेवर्ट के कारण हम छोटे से पार्ट के कारण निकाल सकते थे, और वो छोटा पार्ट यहां पर कट करते, I1 अलग I2 अलग, यहां पर और करंट होती तो उसके कारण भी निकाला जाता, तो दिक्कत होती, मतलब बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, जो कि लेंथी था। इन्होंने कहा नहीं भाई, जहां पर निकालना है और इन दो धाराएं जो कि इसके लूप के अंदर आ जाए, ऐसा आपको लूप बना लेना है। इस लूप की एक डायरेक्शन फिक्स करनी है। फर्स्ट पॉइंट, पहले तो आप एम्पियर का लूप बना लो, पहले एम्पियर लूप बनाना है।
किससे, बिंदु से जाता हुआ पॉइंट से। और दूसरा पॉइंट है लूप की डायरेक्शन फिक्स करो, लूप की डायरेक्शन डायरेक्शन फिक्स करो। ये नियम होते हैं, लूप की डायरेक्शन फिक्स करो। लूप की डायरेक्शन फिक्स करो मतलब एक डायरेक्शन आपको बना लेनी है जिसमें से आपको करंट, हालांकि ये चीजें सब अप्लाई नहीं होगी सब जब न्यूमेरिकल कह दो लगाओगे कि एम्पियर के परप्रति, वो तो एम्पियर का परप्रति नियम बना कैसे मैं वो सिखा रहा हूं आपको, बेसिक चीज बता रहा हूं, है ना। तो लूप की डायरेक्शन फिक्स करनी है, आप कोई भी डायरेक्शन बना सकते हो इस लूप की। अगर मैंने वृत्ताकार लिया है तो चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी बना सकते हो। अगर मैं यहां पर इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लूं कुछ इस प्रकार से, क्लॉकवाइज, ठीक, लूप की डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया है, क्लॉकवाइज, तो आपको तभी आप धाराएं बता पाओगे कि धारा कौन सी धनात्मक लेंगे और कौन सी धारा ऋणात्मक लेंगे। इसके लिए राइट हैंड रूल बताना है। धारा को, करंट को पॉजिटिव और निगेटिव बताने के लिए, प्लस होगा और माइनस होगा, ये बताने के लिए राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड रूल। इसमें राइट हैंड रूल में क्या है, उंगलियों को लूप की डायरेक्शन में कर्ल करना है, फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में कर्ल करो, लूप की डायरेक्शन में मूव करो, लूप की डायरेक्शन में मूव करो। लूप की डायरेक्शन में मूव करो कैसे, जैसे यहां पर हम कह लें अगर क्लॉकवाइज घूम रहे तो ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, तो अंगूठा किस ओर है, अभी अंदर की ओर है, तो अंगूठा जिस ओर होगा, ठीक है, जो थंब की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जितनी भी करंट होंगी सब पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन में, थंब, ये 4 पॉइंट सीख लो कि थंब की डायरेक्शन की करंट को पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इसके अपोजिट क्या लेंगे, निगेटिव, इसके विपरीत माइनस v। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर I1 को हम लेंगे प्लस का, क्योंकि I1 की डायरेक्शन अंदर की ओर, जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर आएंगे, ये ऐसे कर्ल कर रहे हैं तो I1 अंदर की ओर है, I2 बाहर की ओर है, I2 विपरीत दिशा में क्योंकि बाहर की ओर, तो I2 को माइनस में लेंगे, जो I2 करंट होगी वो माइनस का V लेंगे जब हम कभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तब। तो ये एम्पियर कहते हैं कि पहले क्या करो भाई, जो 2 धाराएं हैं, 4 धाराएं, 5 धाराएं कहीं से होकर के जा रही हैं और उसके कारण किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो उस बिंदु से होकर जाने वाले एक लूप की कल्पना करिए और उस लूप की एक डायरेक्शन फिक्स कर दीजिए। फिर उसमें जो उपस्थित धाराएं हैं उनको आपको कैलकुलेशन में पॉजिटिव लेना कि निगेटिव लेना है, इसके लिए लूप की एक डायरेक्शन फिक्स करो और उसको ज्ञात करने के लिए कौन सी धारा पॉजिटिव और निगेटिव, तो लूप की डायरेक्शन में आप कोई भी मान सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज मानो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो, लूप की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है और अंगूठा जिस ओर, थंब की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, करंट को निगेटिव लेंगे। तब एम्पियर कहते हैं कि किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B होगा, वेक्टर B, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा पार्ट मान लो dl, ठीक है, छोटा सा पार्ट dl, और इस dl की डायरेक्शन क्या होगी, स्पर्श रेखा खींच दो, एक टेंजेंट ड्रा कर दो, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस पे स्पर्श रेखा ऐसे ही तो खींचेंगे, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आप ऐसे, ठीक है। आप टेंजेंट ड्रा किए और बी बताने के लिए बी भी यही कहा है कि बी जो होगी इससे भाई मिलाओगे, यहां पर सेंटर मान सकते हो उससे,
तो बी भी डायरेक्शन यही होनी चाहिए, डीएल की और बी की दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये कहते हैं एम्पियर, इनकी ये कह सकते हैं नियम है, इन्हीं नियम में वो लगेगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो कहते हैं अगर ऐसा है बिंदु बी पर जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होगा, जहां से मिला, इसको अगर लंबवत देखेंगे तो 0 डिग्री, बी और डीएल के बीच में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 0 डिग्री का। ध्यान से समझिएगा कैसे हम समझा रहे हैं इसको। तो एम्पियर कहते हैं कि समाकलन बी डीएल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू उस म्यू नॉट और उसमें उपस्थित उसके भीतर कुल धारा आई इनसाइड। आई इनसाइड, आई इनसाइड का मतलब इससे बद्ध धारा, इसके भीतर जितनी धारा होगी उसका म्यू नॉट गुना होता है। यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर के परिपथीय नियम को समझते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अकॉर्डिंग क्या है, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कहीं पर भी निर्वात में किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उससे बद्ध एक लूप की कल्पना की है और उसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने डीएल लिया है। आप कहीं भी ले सकते हो भाई, छोटा सा डीएल पार्ट यहां भी ले सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो। बॉडी सिमेट्रिक है, बॉडी कैसी है, सिमेट्रिक है, डीएल और बी सभी दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें उपस्थित कुल धारा का उस लूप से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये एम्पियर ने कहा है। इसे चलिए प्रूफ करके सीखते हैं कि क्या वाकई में ये प्रूफ हो पाएगा, क्या ये वाकई में सिद्ध हो सकता है, ये चीज, सॉरी म्यू नॉट आई, ये क्या वाकई में प्रूफ हो सकता है, इसको हमें चेक करना है। इतनी बातें क्लियर हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं सर कह दें कि अगर मैं कोई ऐसा एंगल बना लूं कि बी और डीएल की जो बीच एंगल आप बता रहे हैं इसमें जो थीटा बराबर यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हम कहेंगे कि बी डीएल कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कहेंगे सर अगर थीटा बने तो थीटा बनेगा, मैथमेटिक्स फिर स्ट्रांग हो जाएगी। एनसीईआरटी कहती है कि आपको 0 डिग्री लेकर के ही करना है। जब आप एमएससी करते हो या नेटवेट एग्जाम में आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें देखोगे ग्राफिक्स की बुक में बताया गया है, उसमें फिर डेरिवेशन लॉन्ग है, उसमें मैथमेटिक्स यूज करके इन दोनों के बीच में अगर एंगल बी और डीएल जो एक ही डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं, ऐसे लूप की कल्पना की जा रही है जिसमें बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में। भाई चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कैसे होगा, अगर I1 धारा की हम कल्पना करें भाई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, मतलब उस जो लूप है उसके अनुदिश, उस लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र लेना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उसके अनुदिश होगा। तो बी और डीएल के बीच बना कोण कितना होगा, 0 डिग्री। ये हमेशा होगा एम्पियर के परिपथीय नियम। आप लोग तो इंटरमीडिएट में हो तो इतनी बात हमेशा फिक्स कर लो कि बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में लेने हैं, तभी एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहां पर इतना ही कह के जाती है, लेकिन ग्राफिक्स की बुक में जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें सिखाया गया है कि हाँ थीटा हो जाए लागू है, लेकिन यूजफुल जो है, यूजफुल सबसे ज्यादा यूजफुल अगर है तो वो यही है, और वो क्या है, इफ, ये कंडीशन है इतनी, दिस फिनोमिना इज यूजफुल इफ, ये कंडीशंस हैं क्या, कि बी और डीएल के बीच में फर्स्ट बी डीएल इनके बीच में जो थीटा हो वो 0 डिग्री ही हो, तभी ये नियम लागू होगा, तभी ये नियम लागू होगा, ठीक है। या तो फिर डीएल के बी परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तब भी लागू होगा, और तब बी इज इक्वल टू ऑटोमेटिक 0 ही आएगा, तब चुंबकीय क्षेत्र 0 ही आएगा। ऐसी कंडीशंस हो तभी हम एम्पियर का परिपथीय नियम लागू कर सकते हैं। यहां से इतनी बातें क्लियर हो गई। ये बेसिक था कि एम्पियर ने कैसे इस नियम को समझाया है। एम्पियर का परिपथीय नियम सीधे हम डेरिवेशन नहीं बता सकते, आपको डेरिवेशन बता दिया गया है ना, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। तो कोई चीज समझने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेना जरूरी है। समझ में आ गई बात?
इसमें क्या मतलब क्या यूजफुल है हमारे लिए, क्या चीज जरूरी है कि करंट अगर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 50 करंट हैं, फिर भी उसके द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए उस बिंदु पर उससे जाता हुआ एक लूप बना लीजिए, उससे जाता हुआ एक लूप बना लीजिए, फिर उससे बद्ध ही कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ऐसा एम्पियर ने बताया है। और उसकी कंडीशन अगर हमें आई इनसाइड टोटल निकालनी पड़ जाए तो ये कोई नहीं बताता है कि भाई आई इनसाइड टोटल निकालनी, उसके लिए करंट कभी अंदर की ओर है किसी तार में, किसी तार में बाहर की ओर है, तो कैसे निकालोगे भाई? सबको जोड़ दोगे क्या इकट्ठे? सारी धाराएं 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, सबको तो नहीं जोड़ दोगे। उसके लिए ये रूल बताए हैं मैंने कि धारा का मान फिर अगर निकालना है, आई टोटल निकालना है, सिग्मा आई निकालनी है, अगर ऐसी सिचुएशन में एम्पियर ने कहा है भाई कि कर्ल करते हुए उंगलियों को जो लूप की आप डायरेक्शन मानो उसमें उंगलियों को, फिंगर्स को कर्ल करो, घुमाओ उसी दिशा में, फिर अंगूठा जिस ओर जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन की धारा को पॉजिटिव और उसके विपरीत निगेटिव लेंगे। बस ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, तो इतनी बातें एम्पियर के परिपथीय नियम में आती हैं। ये एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने अभी आपको बोल करके समझाया। ठीक है, चलो इसे प्रूफ किया जाए, प्रूफ किया जाए। सर प्रूफ करें, पेश करें, अदालत आपकी चल रही है। क्या बताया एम्पियर का परिपथीय नियम? फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें उपस्थित कुल धारा का लूप से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये है स्टेटमेंट, हमें इसे प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ के लिए हम बायो सेवर्ट के पास पहुंचे और बायो सेवर्ट के नियम से कोई भी अनुप्रयोग उठा लिया, सबसे सिंपल वाला, है ना। इसके लिए याद करिए, मैंने आपको बताया था अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये अनंत लंबाई का है। ध्यान से समझिएगा बात को। ये अनंत लंबाई का वायर है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। याद करिए मैंने आपको वो नियम जो सिखाया था कि परिमित लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसी में से कॉस अल्फा और कॉस बीटा आपको बताया गया था कि अनंत लंबाई का चालक हो जाए तो यहां पर अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 0, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई। याद करिए क्या फार्मूला होता है फाइनाइट लेंथ के लिए, परिमित लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर और साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। बोलो याद है कि नहीं याद है? और नहीं याद है तो याद करना शुरू कर दो, मेमोरी पावर थोड़ा बढ़ा लो, बादाम खाना शुरू कर दो, तभी आपको बुद्धि आएगी, ऐसे नहीं आने वाली है। कितना भी समझाओ वही आदतें अपनाए रहते हो। तो साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, हंसिए नहीं, मुझे पता है हंसी आ रही होगी थोड़ी बहुत। म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। यहां से अगर मैं बी इज इक्वल टू, इसको मैंने चेंज करके बताया था, यहां अल्फा और बीटा बन रहे हो साइन 90 माइनस फाई टू साइन 90 माइनस फाई वन, उसी को हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर और ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा यहां पर बने कोण के लिए था, अल्फा और बीटा। अगर कभी प्रश्न में ये आईआईटी और जेई में दिया जाता है, अर्थात मतलब या कह सकते हो नीट के एग्जाम लेवल में ये प्रश्न से संबंधित जरूर प्रश्न पूछ लेता है। यहां पर एंगल 90 का और वो थोड़ा सा अलग एंगल बना दिया और किसी बिंदु पर पूछ रहे हैं तो अल्फा और बीटा डिफरेंट टाइप के एंगल हो गए, तो उसमें पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन, तब फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके आपको समझा दिया था दोनों तरीकों से। ठीक है, तो यहां पर cos अल्फा cos बीटा क्या 0 डिग्री, 0 डिग्री, cos 0 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 1 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा, तो b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में आर, या इसे ये भी लिख सकते हो
म्यू नॉट अपान में 4 पाई लिखे रहिए, लेकिन 2 आ गया है तो मल्टीप्लाई में 2i अपान में r, ये होगा फार्मूला। सही बताएं तो हम भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए पूरा डेरिवेशन फिर से कर लिया हमने। ये वाला फार्मूला याद रहता है ना? कोई एक चीज याद रखो, उसके द्वारा फिर निकाल लो। मैं कहता हूँ बायो-सेवर्ट का नियम याद ही रखो, और उसके द्वारा जल्दी से एक्सपेरिमेंट, भाई जल्दी से डेरिवेशन कर सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहते हैं रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप रिवीजन किसी चीज को किए रहते हो तो बहुत जल्दी आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। किसी फार्मूले को प्राप्त करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधे अप्लाई किया, फार्मूला मिल जाएगा, थोड़ी देर लगेगी। और रिवीजन किए हो तो स्पीड रहती है ना, तो फिर जल्दी हो जाता है, इसलिए इन चीजों को ध्यान दें। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है ना, अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें इस वायर से r दूरी पर इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये कहानी समझ में आ गई होगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये तो आपको बस समझाने के लिए था। बाकी मेरा उद्देश्य तो क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ करना, एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ करना। ये देखो r दूरी पर है, बिंदु P पर बनाना है। बायो-सेवर्ट का नियम लगाना होता तो लगा ही चुके, वो तो समझा ही चुके पीछे, है ना? परिमित लंबाई के कारण भी निकाल लेते हैं और अनंत लंबाई के कारण भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर बायो-सेवर्ट नियम के कारण इस अनंत लंबाई के चालक के कारण इस बिंदु P पर बनाना है। अब ये कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दो। कैसे लगाएं? हाँ तो सॉरी, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना नहीं है, अभी तो एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ करना है ना? अभी तो एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ करना है, और बाद में अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल भी लेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ करना है। अगर मैं बायो-सेवर्ट नियम से कहूं, बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ मतलब बायो-सेवर्ट नियम से क्या, अनंत लंबाई के चालक के कारण, अब ज्यादा मेरी अंग्रेजी तो अच्छी है नहीं, जानते ही हो, अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई इनफाइनाइट लेंथ के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? चुंबकीय क्षेत्र अगर ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो वो अभी पीछे निकाले हो, कितना आया था बताओ? अभी b इक्वल टू, अभी सिखाया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई i अपान में r, या कह लो वही चीज म्यू नॉट अपान में 4 पाई, फिर 2i अपान में r रखो। क्यों ऐसा 4 पाई लिख लेते हैं? क्योंकि म्यू नॉट अपान में 4 पाई की वैल्यू हमें याद रहती है। कमेंट करके बताओ म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? कमेंट करके बताओ। 10 की घात में -7, समझ रहे हो? 10 की घात में -7, या म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7, ये होता है। तो यहां पर ये फार्मूला हमें याद है। चलो इसी को अप्लाई करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम हमें प्रूफ करना है। एम्पियर के परिपथीय नियम से एलएचएस को लेकर के चलें, ठीक है? एलएचएस को लेकर के चलें एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? उसी को लेकर के एलएचएस लेकर के चलें और आरएचएस प्रूफ कर दें। एम्पियर का परिपथीय नियम है समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई देखते हैं आता है कि नहीं। तो इसके लिए तो ये कहते हैं भाई एक एम्पियर लूप की कल्पना करो। चलिए एम्पियर लूप की कल्पना कर ली, और इसमें आई एम्पियर की धारा इसके भीतर प्रवाहित हो रही है। एक ही तार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और एक ही तार के कारण आपको पढ़ना भी है इंटरमीडिएट में। हालांकि जब लेवल एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे उसके लिए ही मैंने वो पीछे वाले बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, वही जरूरी था। अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़े से बच्चे अगर समझदार हैं तो जेई और नीट की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो वैसे क्वेश्चन अगर बने तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। हालांकि एक करंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे आई का मान रखना है। तो यहां पर देखो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर मैं एलएचएस ले रहा हूं, एलएचएस इज इक्वल टू समाकलन बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री। अरे भाई यहाँ तो वही वेक्टर लगे हुए ना, तो यहाँ पर बी की डायरेक्शन क्या ये, और डीएल की भी डायरेक्शन क्या वही होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अभी मैंने बताया क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम केवल उसी दिशा में निकलना है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए वो दाएं हाथ की हथेली वाला नियम लगा ही सकते हो, राइट हैंड पाम रूल मैंने सिखाया ही था, है ना? राइट हैंड पाम रूल नियम नंबर फर्स्ट, या
पेंच वाला नियम। कैसे? ऐसे निकालो और उसको घुमाओ, मिलाने वाली रेखा के लंबवत ही होगा भाई आर आई, और इसके लंबवत का मतलब अंदर। अब ऊपर नहीं जा रहा, कह दो सर जी धारा ऊपर जा रही है, अगर यहाँ पे धारा को ऊपर मान लो, या तो फिर इसको करंट को अंदर जाता हुआ मान लो, कोई एक कंडीशन में लिख लो, तीनों लंबवत होंगे। कौन? आई और आर और ये बी। तो यहां पर डीएल, ये जो इस लूप का डीएल वेक्टर है, यहां पर ये नहीं कहना, हाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई बार मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है। एक बच्चे ने पूछा भी था, मुझे याद भी है, और वो वीडियो लेक्चर अगर देख रहे हो ऑनलाइन, है ना, ऋषभ, कहा सर डीएल और बी के बीच में जो एंगल है वो आपने कहा है कि 90 डिग्री होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, जो बायो-सेवर्ट नियम से डीबी परपेंडिकुलर टू डीएल, तो डीबी परपेंडिकुलर टू आर। सर ये चीज आपने बताई, और यहां बी और डीएल एक ही दिशा में ले रहे हो। तो मैंने समझाया फिर कि क्या होती है चीज। देखो ये जरूरी है, बिल्कुल एकदम एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहिए, और कॉन्सेप्ट कभी बदलते नहीं है, ये भी याद रखिए। तो ये डीएल था उस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा भाग, यहां ये लूप का छोटा सा भाग है। करंट कैरिंग वायर ये रहा, धारावाही चालक ये रहा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके डीएल से कहीं भी इसकी लंबाई के लोगे आप, तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ही आएगा, चुंबकीय क्षेत्र वहां लंबवत होगा, लेकिन डीएल से इसके अनुदिश है ये। ठीक है, ये लूप का डीएल है, लूप जो आपने कल्पना की है, एम्पियर का परपथी लूप जो बनाया, ठीक है, तो इस वजह से ये डीएल उसके अनुदिश, ना कि ये चीज तो हमेशा फॉलो होनी ही होनी है। ठीक है, ये तो फॉलो होना है। तो बी डीएल कॉस जीरो, यहां पर देखिए डीएल तो आप उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश डीएल लेना ही लेना है हमेशा, तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश डीएल ले लिया। ठीक, तो ये क्या आ गया, बी डीएल कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो वैल्यू 1 हो गई, तो समाकलन केवल क्या आएगा, बी डीएल, ये आएगा। बी की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो। अच्छा, बी कांस्टेंट है, बी को बाहर कर लो और इनटू समाकलन में डीएल। ठीक, अब बी की वैल्यू जरा बताइए कितनी है, बी की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट अपान में 2 पाई और आई अपान में आर इनटू समाकलन डीएल। ये समाकलन डीएल किसकी टोटल लंबाई होगी, इस एम्पियर लूप की टोटल लंबाई होगी, जो एम्पियर पृष्ठ आपने कल्पना की है, ये टोटल आर त्रिज्या का ही तो माना है, इसी बिंदु से होकर जाने वाले तो एम्पियर के परपथी लूप की कल्पना की है। तो इसके लिए अगर डीएल है और आर त्रिज्या का ये, तो टोटल लंबाई उसी एम्पियर लूप की टोटल परिधि 2 पाई आर। अब देखो नीचे भी 2 पाई आर, 2 पाई आर से बर्बाद हो गए, बचा क्या, म्यू नॉट आई, बचा क्या, म्यू नॉट आई बचा, दिस इज आरएचएस, यही तो आरएचएस है, प्रूफ हो गया एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, तो माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, जिससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ये होता है। तब एम्पियर के परिपथी नियम से LHS इक्वल टू RHS मैंने लिखा, फिर मैंने LHS लेकर के प्रूफ किया, LHS में B की वैल्यू मैंने बायो-सेवर्ट के नियम से उठा के रखी, और DL की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर एम्पियर लूप की जो टोटल परिधि है उसको रखा, और हो करके एम्पियर का जो परिपथी नियम जो उन्होंने कहा वो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि एम्पियर का परिपथी नियम हम सिमेट्रिक बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस वही अप्लाई होनी चाहिए कि डीएल और बी के बीच में एंगल ना बने। ये डीएल किसका है, लूप का है, ना कि करंट कैरिंग वायर का है। एम्पियर बायो-सेवर्ट के नियम में करंट कैरिंग वायर के द्वारा, डीएल के द्वारा निकाला जाता था चुंबकीय। दैट्स क्लियर, ये प्रूफ क्लियर होता है। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इसके कोई एप्लीकेशन सब सीख लिए जाए। 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं। पहला है इसी का अपोजिट कह लो, पहला इसी का अपोजिट है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा है अनंत लंबाई की धारावाही प्रणालिका, हालांकि परिमित लंबाई के कारण भी मैं निकाल के बता दूंगा। अनंत लंबाई की धारावाही प्रणालिका या लंबी प्रणालिका, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो बहुत कम होगा, कहने का अर्थ कह लो, या उसकी त्रिज्या जो होगी वो बहुत कम होगी उसकी लंबाई की तुलना में, उसका व्यास उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होगा।
धारावाही परिनालिका क्या होती है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। सोलेनाइड जिसे बोलते हैं परिनालिका को, वो आपको बताया जाएगा। तो लंबी परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और फिर उसी परिनालिका को बेंड करके मोड़ दिया जाए, सर्कुलर शेप में ला दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं टोराइड। तो टोरॉइड के कारण किसी उसके केंद्र पर, उसके अक्ष पर, उसके बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो 3 अनुप्रयोग बताने हैं, पहला अनंत लंबाई वाला, फिर परिनालिका वाला और तीसरा टोरॉइड वाला। तो ये 3 हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो अभी के लेक्चर में हम अनंत लंबाई वाला पढ़ लेते हैं। इसका सेकंड लेक्चर जो आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें टोरॉइड और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम से संबंधित अनुप्रयोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये जो पार्ट चल रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड इस चैप्टर का 80% भाग खत्म हो जाएगा। फिर इसमें चुंबकीय बल भी पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स, वो अगले लेक्चर्स में हम लोग इसी तरह सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। लेकिन रेगुलर आपको स्टडी करनी है, डेली आपको स्टडी करनी है, ठीक है। साथ में सपोर्ट भी चाहिए ताकि और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें संकल्प वर्ड आप सर्च कराएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे आप चैनल पे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको पीडीएफ और सारे वीडियोस के लिंक भी प्रोवाइड कराए गए हैं, और भी जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो वो वहां पर मिल जाती है। चलिए बात करते हैं अनुप्रयोग की। पहला अनुप्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं अनंत लंबाई के चालक के कारण धारावाही चालक के कारण, समझ लेना, अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो इसके द्वारा हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक वही नियम अप्लाई करना है जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, ये चीज वही चीजें अप्लाई करनी है, इसी का उल्टा बस बनाना है। लेकिन अब पहले एम्पियर का परिपथीय नियम जानते नहीं थे, बस उनकी जो कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि उस लूप के चुंबकीय क्षेत्र, उस लूप पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसी से घिरा हुआ आपने लूप बनाया है, तो उस लूप का रेखीय समाकलन, उस लूप पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस लूप से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, तो ये लाना था और यहां से डेरिवेशन को स्टार्ट किया और ये चीज ला करके प्रूफ की थी, है ना। वही चीज यहां पर इसका उल्टा करना है, क्या है चलिए समझते हैं एक एक करके। कैसे, देखो अनंत लंबाई का चालक है भाई, चलो अनंत लंबाई का चालक बना लेते हैं। ये अनंत लंबाई का इनफाइनाइट लेंथ की ये वायर है, इससे आर दूरी पर इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। ठीक, आई एम्पियर की धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इससे आर दूरी पर ये कोई बिंदु P है, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो ये सब लेट कर लेना अपने हिसाब से कि सपोज इनफाइनाइट लेंथ वायर, जो भी आप इंग्लिश और हिंदी में लिखना चाहते हो वो लिख लीजिएगा कि माना अनंत लंबाई का एक चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से आइए अप्लाई करते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से, है ना, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, हम ये चाहते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा देख रहा हो वो वीडियो छोड़ के जाए ना, वो भी थोड़ा बहुत समझ ले, जितना मुझसे बन सकता है मैं कर देता हूँ, है ना। अंग्रेजी तो माशाल्लाह है ही। एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से वही चीज अप्लाई, तो हमें यही करना है, समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, एम्पियर का एक परिपथीय लूप बना लेना है।
एम्पियर का परिपथी नियम लगाने के लिए बी से जाता हुआ एक लूप बना लेना है। और लूप में क्या करना है भाई, एक वही चीज शॉर्ट, ये बी की डायरेक्शन है ना, बी की डायरेक्शन और छोटा सा पार्ट डीएल, यही आपको देखना है। क्लियर है? तो एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं, हमें इसके द्वारा बी का मान निकालना है, ना कि रखना है कि बायो-सेवर्ट नियम से लाके बी का मान रख दो। बी का मान तो निकालना है। बी डीएल कॉस 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ बी डीएल सीधे मैंने डायरेक्ट लिखा है। यहाँ से बी को बाहर कर लो तो समाकलन क्या बनेगा, डीएल बनेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये समझ रहे हो ना कि आई की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है। अरे भाई ऐसे मान लो ये रिंग आपने बना ली और करंट किधर आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है। करंट किधर आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है। तो उससे रिलेटेड आप धारा को ऐसे रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे ही तो बनेगा, लंबवत ही बनेगा। किसी पर्टिकुलर एक छोटे से पॉइंट पर क्या बनेगा, लंबवत ही बनेगा। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, और उसी के अनुदिश से आपको डीएल लेना है। डीएल यहाँ का नहीं है, करंट का रिंग वायर का है ना, ये चीज क्लियर करते रहना। तो बी डीएल म्यू नॉट आई, ये एम्पियर का परिपथी नियम अप्लाई कर दिया है। चलो, तो बी, ये डीएल क्या है, इस वृत्ताकार जो लूप है जो आपने बनाया है उसी की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो वृत्ताकार परिधि है, इसकी टोटल लेंथ होगी 2 पाई आर होगी, क्योंकि आर त्रिज्या की ही तो परिधि ली है ना, आर त्रिज्या की ही परिधि ली है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। यहां से बी इज इक्वल टू निकालिए ध्यान से, तो म्यू नॉट अपान में ये 2 पाई आर नीचे जाएगा ना, तो 2 पाई, और जरा इसको भी आई भी लिख दो ऊपर, आई अपान में आर। अब बोलो क्या ये सूत्र और जो अभी पहले सीखे जो बायो-सेवर्ट के नियम से होता है, ये सूत्र क्या दोनों इक्वल है? तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम किसी अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो ये डेरिवेशन है, बहुत लेंथी नहीं है, उसी का उल्टा तो था, बस यहाँ बी को रोक लिया, डीएल क्या 2 पाई आर उधर भेज दिया, काम क्लियर। कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको वही अप्लाई करने हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या आज सीखा, जरा एक बार मैं रिवाइज करके आपको समझा देता हूं। मैंने आपको बताया कि एम्पियर का परिपथीय नियम ठीक वैसे ही है जैसे स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम के बाद गॉस का नियम आया था, ठीक वैसे ही बायो-सेवर्ट नियम एक बेसिक नियम है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो किसी सिमेट्रिक बॉडी के लिए है, उसमें हम थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें हो गई, जैसे देखो यहाँ पर एक से अधिक धारा हो गई तो हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है, तो एम्पियर ने कहा कि भाई अगर कहीं पर 2-4 धाराएं हो और उससे कहीं किसी भी बिंदु पर, उससे कुछ भी दूरी पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना हो, तो आप क्या करो, उस बिंदु से जाते हुए एक लूप की कल्पना कीजिए और उस लूप की बस एक डायरेक्शन फिक्स कर लेना, क्योंकि उसके बाद जब धाराओं का आप योग निकालोगे, उससे बद्ध धाराओं का योग, तो उसके लिए उन्होंने ये ट्रिक बताई कि भाई धाराओं का योग कब लोगे, अंदर जाने वाली धाराओं को पॉजिटिव, बाहर जाने वाली धाराओं को निगेटिव लेना है। कैसे, लूप से बद्ध, वो समझ में आ रहा है, अभी मैंने समझा दिया, ये सारे नियम भी मैंने लिख दिए थे ताकि ये चीजें बेसिक हैं और ये आपके क्लियर रहे हमेशा, है ना, इन्हें ना भूलो, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठो तो हाँ आनंद सर ने समझाया था, थोड़ा बहुत तो हमारी मदद हो ही जाए। हमें भी आप लोगों के सम्मान की वो रहती है, चिंता रहती है कि आपका सम्मान बना रहे हर एक एग्जाम में, आप अच्छे अंक प्राप्त करो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें कोई इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत कम बताया जाता है, सीधे सीधे फ्लो में आगे बढ़ते जाते हैं ना। ये बुक उठाया और ये लो छापो, टीचर कोई भी हो, हम चाहते हैं कि कोई भी टीचर हो तो थोड़ा सा भाई हर एक चीज बच्चों को बताया, ऐसा छपाया रटाया ना जाए, ऐसी गुजारिश हम करेंगे खुद ही, तो ऐसा करना है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई। फिर b इक्वल टू म्यू नॉट, इसको हमें प्रूफ करना था क्योंकि एम्पियर ने ऐसा कहा था, ये कंडीशन है लगाने की एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर यहाँ पर मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ किया, कैसे, एक हमने अनंत लंबाई का चालक तार लिया और इसके आधार पर बायो-सेवर्ट नियम का जो सूत्र था वो यहाँ अप्लाई करके dl 2 पाई r होता है, कैंसिल आउट किया, LHS हमने लिया था, RHS हो गया। उसके बाद अनंत लंबाई की, सॉरी, अनंत लंबाई के चालक के कारण ये पहला अनुप्रयोग हम लोग सीख रहे हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और जान लो, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा यूजफुल नहीं है, आपको ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करनी है, कि अगर करंट मान लो कोई बाहर हो, कोई करंट बाहर हो यहाँ पर, ठीक है, एक I3 करंट है जो बाहर है, कहीं दौड़ रही है, इस लूप से बद्ध नहीं है, तब फिर क्या करोगे, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा भी तो बनेगा, लेकिन
वहां पर उस करंट को इंक्लूड नहीं करना है, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो ऑलरेडी इंक्लूड है, वो बाहर रहेगा कैलकुलेशन से। हमेशा इनसाइड ही लेना है, याद रखिएगा। एम्पियर ने ये बात कही थी कि भाई हमेशा इनसाइड ही लेना है, बाहर नहीं, कि बाहर के द्वारा भी यहाँ पर बनेगा, जरूर बनेगा, इसके पास से जा रही धारा तो इससे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन आपको करंट की वैल्यू जो लेनी है आई इनसाइड ही लेनी है, बाहर नहीं लेनी है। यही तो जोरदार तरीका है उनका, यही तो अच्छी चीज है, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है, तो चलिए ये बातें यहाँ तक क्लियर होती हैं। तो हमें लगता है ये भी लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोगों को किस पर बात करेंगे, लंबी धारावाही प्रणालिका में। तो उस लेक्चर में भी आपको आ जाना है और उस लेक्चर को भी सपोर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।